नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग, इसके पास कई ऐसे औजार हैं जिनके जरिए चुनाव में फर्जीवाड़े के आरोप लग रहे हैं। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू के 2 दिन ज्ञानेश कुमार के भेंट चढ़ गया। एसआईआर पर, चुनावी धांधली पर चर्चा चाहता था विपक्ष, लेकिन अब संसद, सड़क और अदालत, तीनों मोर्चों पर ज्ञानेश के तंत्र के हर हिस्से पर लड़ाई के रास्ते को खोल दिया गया है। संसद में विपक्ष लड़ रहा है, सड़क पर आम जनता भी है और पॉलिटिकल वर्कर्स भी हैं, सिविल सोसाइटी भी, और अदालत में आम जनता को ले जाने की तैयारी है, और तैयारी ही नहीं है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। आम जनता अब एक लाइन से सूर्यकांत को चिट्ठियां लिखना शुरू कर दी, और ये चिट्ठियां जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट में। सीधा सीधा चिट्ठियों में लिखा है कि भाई अब ये जो मशीन है, जिस मशीन पर हमें संदेह है, इस मशीन को सुप्रीम कोर्ट में खोला जाए। सवाल यह है कि सूर्यकांत की टिप्पणियां और फैसले कहीं से उम्मीद की किरण मुझे तो नहीं देते हैं, बहुत साफ कर दूं पहले से। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण ने चुनाव आयोग को तानाशाह कह दिया, तो सूर्यकांत भड़क गए कि आप अपनी दलीलें रखिए। मतलब ये पहली बार ऐसे देखने को मिला कि उन्होंने कहा कि तानाशाही प्रवृत्ति, जनता की नजरों में तानाशाह नजर आने लगा है चुनाव आयोग। सूर्यकांत ने कहा ना, खबरदार, ऐसा नहीं बोलोगे, दलील रखो भैया अपनी आप भूषण जी। ये हालत है, लेकिन चिट्ठियां लिखी जा रही हैं और दर्जनों चिट्ठियां अब तक पहुंच चुकी हैं सूर्यकांत के पास, सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम खुलेगी, जैसे कि हरियाणा के पंचायत चुनाव की ईवीएम खुली थी, सुप्रीम कोर्ट में खुली थी और नतीजा पलटा था, लेकिन वो दौर थोड़ा अलग था, वो जज अलग थे। अब देखिए बिहार की खुलेगी या नहीं खुलेगी। इसके साथ ही एक और शुरुआत हुई है, वो शुरुआत है जिला निर्वाचन अधिकारी, यानी डीएम ही जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर में मतदाता खुद हाजिरी लगाएंगे, और वो मतदाता, जिन मतदाताओं को मतदान से वंचित किया गया है एसआईआर के जरिए, अगर कहीं पर मान लिया 500 वोट से भाजपा जीती है और वहां पर 1000 ऐसे मतदाता हैं जो विपक्ष के मतदाता थे, कांग्रेस और राजद के मतदाता थे, तो 1000 मतदाता जिला निर्वाचन अधिकारी के पास जाएंगे और बकायदा हलफनामे के साथ जाएंगे, एफिडेविट के साथ जाएंगे कि ये 500 वोट से जीते हैं, हम 1000 लोग हैं, हमको मताधिकार से वंचित किया गया है। ये कुछ नए तरीके की पहल लगती है, लेकिन इस सबके सूत्रधार राव साहब हैं। जरा राव साहब को लाइए, उन्हीं समझे, हम जो बताएंगे उससे बेहतर राव साहब बताएंगे। स्वागत है राव साहब। राजशेखर राव, लगातार मैं कहा ना कि 3 मोर्चों पर लड़ाई चल रही है, संसद, सड़क और अदालत। तो अदालत के रास्ते अपने तर्क तथ्य ले जाना, चिट्ठी ले जाना, इस रास्ते पर राव साहब बढ़ चले हैं, काफी आगे तक बढ़ चले हैं, और हमको लगता है कि अब तक हजारों चिट्ठियां पहुंच चुकी हैं अलग अलग मसलों पर। राव साहब, ये उम्मीद है क्या? देखिए, मैंने अपनी निजी राय तो पहले रख दी, सूर्यकांत के पास चिट्ठी आप लोग भिजवा करके कागज तो नहीं खराब कर रहे हो? और क्या है पूरा, जरा चिट्ठी में क्या है, जरा साइड में चला भी दीजिएगा भाई, साइड में चला दीजिएगा। राव साहब बोलिए। नमस्कार आशीष जी, और आपके और आपके दर्शकों को, हमारे दर्शकों को नमस्कार। ये चिट्ठी लिखना इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि चुनाव आयोग बार बार ये कहता आ रहा है कि केवल राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, स्टालिन, इन लोगों को, मतलब विपक्ष के नेताओं को चुनाव आयोग और ईवीएम से शिकायत है और जनता को कोई शिकायत नहीं है।
तो जनता अपनी शिकायत लिखित रूप में न्यायालय में दर्ज करने का हमने एक नया मोर्चा खोल दिया है, ताकि न्यायालय को साथ साथ चुनाव आयोग को भी ये आभास हो जाए कि जनता के काफी शिकायतें हैं जो आज तक जनता जाहिर नहीं कर पाई है, और ये लिखित तौर पर अगर चिट्ठियां दे दी गई तो न्यायालय में ये दर्ज हो जाएंगी। अगर ये संख्या जो है लाखों करोड़ों में चले जाए तो शायद मेरे ख्याल से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी झुकना पड़ेगा, चुनाव आयोग को भी झुकना पड़ेगा, हर एक को झुकना पड़ेगा। और ये केवल जनता नहीं, सबसे पहले ये चिट्ठी लिखने की दायित्व बनती है भाजपा के नेताओं को, भाजपा के कार्यकर्ताओं को। अगर वो अपने आप को साफ सुथरा साबित करना चाहते, अपने आप को ईमानदार साबित करना चाहते, अगर वो साबित करना चाहते कि चुनाव निष्पक्ष और बगैर किसी धांधली के हुई है, पहली चिट्ठी जो है भारतीय जनता पार्टी का हर एक नेता और हर एक कार्यकर्ता लिखना चाहिए। दूसरी चिट्ठी है गोदी मीडिया के एंकर्स को लिखना चाहिए और अपने चैनल पे दिखाना चाहिए कि हम लोकतंत्र के साथ खड़े हैं, हम चुनाव तंत्र को ट्रांसपेरेंट देखना चाहते हैं और हम संविधान को बचाना चाहते हैं, और हमने अपनी दायित्व पूरी की, हमने भी चिट्ठी लिखी कि इसकी जांच होनी चाहिए। तीसरा दायित्व बनता है विपक्ष का मतलब इंडिया गठबंधन के हर एक पार्टी के हर एक कार्यकर्ता और हर एक नेता का बनता है, और चौथा दायित्व बनता है जनता का। हमने जनता का कार्य तो निभा रहे हैं। तेलंगाना में मेरे ख्याल से अभी तक 80 के आसपास लेटर्स साइन हुए। हम तुरंत आपको 1 या 2 दिन में आपको लोगों को डाकघर के सामने कतारों में खड़े लिफाफे के साथ हम विजुअल्स भी भेजेंगे, ताकि जनता को आश्वासन हो जाए कि ये मामला चल पड़ा है और देश भर में चलना चाहिए। एक और बात, जो भी इस चिट्ठी को लिखना चाहता है हमें संपर्क करें। हमारे ईमेल आईडी है, पहले ईमेल आईडी बता देता हूं, rajsravocinta@gmail.com। इस पे आप भेजेंगे तो आपको ऑटोमेटिक रिप्लाई, इसका जो भी सॉफ्ट कॉपी है आपको मैटर जो भी है आपको मिल जाएगा। अब हम आते हैं इसमें क्या क्या अंश लिखे हैं। इसमें सबसे पहली बात तो ये लिखा गया है कि चुनाव आयोग किस तरह झूठ बोलता आया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने, उसका पर्दाफाश हो और दोषियों को सजा मिले। दूसरी बात, माइक्रो कंट्रोल की जांच के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए, चुनाव आयोग ने उसे नजरअंदाज किया, अपने एसओपी में बेदखल किया। फिर बाद में जब उसको चुनौती दी गई तो तब भी माइक्रो कंट्रोल की जांच को हटाकर सेल्फ डायग्नोस्टिक टेस्ट को अपने एसओपी में लागू किया गया। मतलब इसका मतलब चुनाव आयोग माइक्रो कंट्रोल की जांच के लिए इसलिए डरता है, तो माइक्रो कंट्रोल की अगर जांच हो गई तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा निकल के आ जाएगा जो चुनावी धांधली को पर्दाफाश करेगा, उसे उजागर करेगा। इसलिए शायद चुनाव आयोग नजरअंदाज कर रहा है। हम ये माइक्रो कंट्रोलर की फोरेंसिक जांच करते हैं, मतलब माइक्रो कंट्रोलर को किस तरह के आदेश दिए गए हैं इसका बाहर आना जरूरी है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को चिट्ठी में जो है पहला शर्त यह है कि आप इसे पर्दाफाश करें। दूसरी बात क्या है, चुनाव आयोग कहता है कि ईवीएम जो है वो स्टैंड अलोन है, मतलब वो स्वतंत्र मशीन है, वो उससे बाहरी उपकरण से किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं हो सकता। क्या पता उसमें कोई हार्डवेयर में एक ऐसा चिप जो 1 या 2 मिलीमीटर का होता है वो लगा दिया हो, जिसके तहत बाहरी उपकरण से उसका संपर्क जुड़ जाए। चुनाव आयोग कैसा कह सकता है कि वो मशीन में वो नहीं है? चुनाव आयोग को जांच के आदेश देने चाहिए। जब इसकी पूछताछ होती है तो चुनाव आयोग कहता है कि स्टैंड अलोन है। अरे भाई, आप कैसे कह सकते हैं? ईवीएम की मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के जो डायरेक्टर है वो भाजपा और आरएसएस के लोग हैं। आपको क्या पता कि उसमें क्या रखा है? आप क्यों अपने आप सामने आके कहना चाहते हैं कि उसमें ऐसा कुछ नहीं है? आप तभी कह सकते हैं जब उसकी जांच होगी और उसके बाद ही आप कहेंगे कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तीसरी बात, चुनाव में जब भी ईवीएम की बात आई तो चुनाव आयोग कहता है ईवीएम कोई आके चैलेंज करता है, कोई आके साबित करे कि इसमें कोई धांधली हो सकती है या नहीं। क्या पता आपने ईमानदार ईवीएम को पेश किया हो, ऐसा ईवीएम पेश किया हो जो सही काम कर सके। चुनाव में जो है आप उसमें ऐसे आदेश माइक्रो कंट्रोल को दे दिए होंगे कि फलाना तारीख फलाना समय से फलाना समय तक आप धांधली करना है। जब वो मशीन आके सामने रख दें तो वो तो ईमानदारी से काम करेगा, तो उसकी भी जांच होनी है।
और एक और बात, 14 लाख ईवीएम गायब होने की भी बात हो रही है। क्या पता उन 14 लाख ईवीएम में ऐसे धांधली करने वाले सॉफ्टवेयर लगा दिया हो या ऐसा हार्डवेयर में कैसा कोई उपकरण लगा दिया हो ताकि वो हेरा फेरी कर सके। ये आपको कैसे पता? चुनाव आयोग को तो पता नहीं होगा। धांधली करने वाले अपना अपना हिसाब से वो मशीन को शायद इस मशीनों में जोड़ दें। तो चुनाव आयोग को चुनाव में उपयोग किए गए ईवीएम के जांच के आदेश देने चाहिए, ना कि जो सामने किसी समय चुनाव, बगैर चुनाव का जो भी ईवीएम लाके उसे टेस्ट करने का नहीं। चुनाव में जो इस्तेमाल किया गया उस ईवीएम की जांच होनी चाहिए, वो भी फोरेंसिक जांच होनी चाहिए। ये तो हो गए हमारे डिमांड। उसके बाद में सीसीटीवी फुटेज का भी चुनाव आयोग कहता है कि हम नहीं देंगे। अरे भाई, जब लाखों करोड़ों जनता लिखेंगे चिट्ठियां, अगर करोड़ों ये जनता ये चिट्ठी लिखेंगे तो ये चुनाव आयोग को जो है सीसीटीवी फुटेज भी सार्वजनिक करना पड़ेगा। जब जनता चाहती है तो करना ही पड़ेगा। लोकतंत्र है भाई, मजाक तो नहीं है। और हमने इसमें एक और जोड़ दिया कि मान लीजिए बिहार में कहीं एक नतीजा 98 वोटों से चुनाव का नतीजा पलट गया। मान लीजिए वहां पर 100 या 100 से ज्यादा वोटर जिनके वोट डिलीट किए गए, वो आके जिला कलेक्टर के सामने ये हलफनामा पेश करें कि हमारे इतने इतने वोट डिलीट किए गए, हम इतने लोग हैं, हम राजद के वोटर हैं, अगर हम वोट देते तो शायद परिणाम कुछ और होता, इसलिए इस परिणाम को रद्द करें। अगर ऐसा 100 लोग आते, मतलब जितना मार्जिन है उससे ज्यादा डिलीट किए गए वोटर आके हलफनामा देते हैं, तो उस चुनाव को रद्द करना चाहिए। ऐसे हम 12-13 अंशों का जो है हमने फॉर्मेट लोगों को सप्लाई किया है। तेलंगाना में बढ़ चढ़कर इसकी दस्तखत का कैंपेन चल रहा है। हम ये चाहते हैं कि लोग डाकघर के सामने कतार में खड़ा होने के बाद में उनका हम वीडियो शूट करके नेशनल मीडिया को हम देना चाहते हैं, और 14 दिसंबर को इस कार्यक्रम को बढ़ चढ़कर हम करना चाहते हैं। अब मेरी विनती बिहार की जनता से, और खासकर यूपी और आने जहां भी चुनाव होने हैं, उन राज्यों के जनता को इसके ऊपर ज्यादा काम करना चाहिए, उनको इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहिए। हर एक देश के हर एक नागरिक को तो जुड़ना ही है, लेकिन खासकर यूपी और उत्तराखंड, पंजाब, जहां पर अगले साल चुनाव होने हैं, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, उनको जो पहले ये चिट्ठियां लिखनी चाहिए ताकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय इनको संज्ञान में ले और जनता के जो भी इच्छा है उसके अनुसार जांच हो। अब तक शिकायत ये रही कि जनता को ईवीएम से या चुनाव आयोग से कोई शिकायत नहीं है। अब जनता अगर करोड़ों में शिकायत लिखित रूप से न्यायपालिका में दर्ज करती है तो ये अपने आप में साबित हो जाएगा कि जनता को कितना गुस्सा है, कितना आक्रोश है और कितना असहमत है वो चुनाव आयोग और ईवीएम से। अच्छा, ये साइन दस्तखत करने से सुप्रीम कोर्ट पर फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ये तो सामने आ जाएगा। ये दस्तखत अभियान मैंने अभी देखा, जब बिहार के चुनाव के बाद कर्नाटका में सिविल सोसाइटी ने तारा राव, परकला प्रभाकर, सुदर्शन रेड्डी जो है अभी उपराष्ट्रपति चुनाव में प्रत्याशी थे विपक्षी दलों के, तो सुदर्शन रेड्डी साहब, परकला प्रभाकर, सभी जितने और बड़े चेहरे, तारा राव बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं, वो सब के सब उन्होंने कैंपेन शुरू किया। मेरे साथ बातचीत भी उन लोगों की हुई और हो गया करीब 10 दिन से ऊपर हो गया। चुनाव के नतीजे आने के 2-3 दिन बाद शुरू कर दिया था उन लोगों ने। कोई उससे एक मोमेंटम जो बनना चाहिए, ऐसा नहीं बन पाया कि लोकतंत्र के कोई भी वो जो है जो संस्था लोकतांत्रिक अधिकारों की अनदेखी कर रही है, वो सजग हुई हो, चौकन्नी हुई हो, कोई दबाव उस पर बढ़ा हो, कहीं नजर नहीं आया। आप भी सिग्नेचर कैंपेन चला रहे हैं, क्या ऐसा, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या ऐसा संभव है, नहीं है या नहीं है, तकनीकी रूप से आप बताइए कि मान लीजिए आप सब लोग अलग अलग सिग्नेचर या चिट्ठियां लिखवा रहे हैं, ऐसा हो सकता है क्या कि 5 लाख 10 लाख लोगों की चिट्ठी इकट्ठा करके और 10 लाख लोगों को वादी बना करके एक याचिका डाल दी जाए कि भाई 10 लाख लोग हैं, इसमें वादी हैं? नहीं सर, ये तो पहली बात तो है। अभी तक जहां भी कैंपेन धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, लेकिन लिखित रूप में न्यायालय में कोई चिट्ठी नहीं जा रही। हम भी इसे स्पीड पोस्ट में भेज रहे हैं। हमें कई लोगों ने सुझाव दिया कि आप
साइन द पिटिशन का कोई आप कैंपेन चलाए, साइन द पिटिशन तो किसी का कानूनी मायने तो नहीं रखता वो। साइन योर पिटिशन एक सॉफ्टवेयर होता है, उसमें आप साइन करेंगे तो उसका कोई कानूनी मायने भारत में तो नहीं है। तो हम इसीलिए लिखित रूप में हर एक आदमी इंडिविजुअली अपनी अपनी चिट्ठी स्पीड पोस्ट से भेज रहा है। जब इसकी तादाद लाखों में करोड़ों में पहुंचेगी तो उसका असर तो होगा, उसका दबाव तो होगा चुनाव आयोग पर, और माननीय मुख्य न्यायाधीश को भी ये संज्ञान में लेना जरूरी हो जाएगा। तो मैं जो भी प्रदर्शन कार्य कर रहे हैं उनसे मेरी विनम्र विनती है कि आप जहां जहां भी इस चुनाव आयोग के खिलाफ या ईवीएम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, ये चिट्ठी जरूर लिखें, ताकि लिखित रूप में जो भी दर्ज हो रहे हैं उनकी संख्या इतनी बढ़ जाए कि हर किसी को मानना पड़ेगा कि जनता की राय क्या है, उसको संज्ञान में लेना पड़ेगा। तो अगर हम धरना प्रदर्शन ही करते रहेंगे तो करीब करीब 6-7 साल तो हम धरना प्रदर्शन करते ही आ रहे हैं। हर एक चुनाव के बाद हम 1-1.5 महीने के लिए धरना प्रदर्शन करते हैं, मामला ठंडा पड़ जाता है। तो ये लिखित रूप में अगर ये दर्ज हो गया तो ये दर्ज होते रहेगा और ये संख्या बढ़ती जाएगी, जिसे नकारा नहीं जा सकता, भुलाया नहीं जा सकता। आप धरना प्रदर्शन करेंगे, हफ्ते 10 दिन के बाद उसे भूल जाएंगे लोग, लेकिन अगर लिखित रूप में अगर आप शामिल करेंगे और अगर हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाए कि जहां जो लिखे हो अपने जो रसीद नंबर है, पोस्टल रसीद नंबर, उस ऐप में अगर वो दर्ज कर दिए तो उसका भी एक अपने पास भी एक सबूत हो जाएगा कि इतने लोग लिख रहे हैं। उसकी भी हम सोच रहे हैं कि एक सॉफ्टवेयर बना दें, जो भी चिट्ठी लिखेगा अपना स्पीड पोस्ट का नंबर जो है उसमें दर्ज कर देगा, ताकि वो रजिस्टर हो जाए और जो संख्या जो है वो आम जनता को दिख दी जाए। एक और बात, इसके अलावा एक काम ये विनती ये भी है, जो भी ये चिट्ठी लिख रहे हैं उसके ऊपर वो लिखें, पत्र के ऊपर, कवर के ऊपर, कि ईवीएम की फोरेंसिक जांच, ताकि चुनाव आयोग को ये चिट्ठियों को अलग करने में माननीय सर्वोच्च न्यायालय को आसान हो जाए। मतलब जो भी चिट्ठियां आती हैं ये चिट्ठियों को अलग रखना है, इसलिए कवर के ऊपर अगर हम लिख दे, लिफाफे के ऊपर हम लिख दे कि ईवीएम के फोरेंसिक जांच की ये चिट्ठी है, तो उनको अलग रखा जाएगा। तो आने वाले दिनों में हम इस जो जितने भी लोग वो स्पीड पोस्ट भेज रहे हैं उनका हम रिकॉर्ड देखेंगे, उसका रिकॉर्ड बनाएंगे, उसका नंबर के साथ, किस नंबर के साथ ये चिट्ठी गई है, और उनका जब लाखों करोड़ों में हम जब ये ऐप एक बना देंगे, उसमें अगर लाखों करोड़ों की चिट्ठियां का जो सबूत आपको सामने आ जाएंगे, तो मेरे ख्याल से कोई और चारा नहीं बचता चुनाव आयोग को कि ये जांच करवाने में। चलिए, अच्छी बात है अगर ये संख्या, लेकिन बड़ी बात यही है कि ये संख्या अगर 100, 200, 500 रहेगी तो कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, लाख के पार होना चाहिए, कम से कम लाख के पार होना चाहिए। हाँ, उस लेवल पर ये मुझे भी लगता है कि अगर लाख, 2 लाख, 10, 20, 50 लाख हो जाए कि इतनी चिट्ठियां लोगों की पहुंच गई, तो ये बहुत बड़ा सैंपल होता है। सैंपल नहीं है, ये पूरा देश है। 50 लाख चिट्ठी का मतलब है कि 50 करोड़ लोगों की वो भावनाओं को प्रदर्शित करता है। मतलब एक चिट्ठी के पीछे आप 4 वोटर भी गिन ले, एक चिट्ठी के एक परिवार से एक चिट्ठी भी गई, मतलब 3-4 वोट भी आप गिन ले तो बड़ी संख्या बन जाएगी। नहीं, मैं राव साहब उससे ज्यादा, इस आज की तारीख में कोई भी आदमी घर में परेशान हो, एफर्ट कोई नहीं करना चाहता। हम लोगों की ये कमी है, हमारी आपकी, मतलब मैं अपने आप को उसमें अगर शामिल करूं, नहीं तो लोग कहेंगे नहीं यही बहुत होशियार है दूसरे पे कमी उंगली उठाना। हमारे अंदर है ना कि हम सब चाहते हैं कि हम बैठे रहे, यार बहुत गड़बड़ हो रहा है देश में, सुधर जाए, बहुत गड़बड़ हो रहा है, तो एफर्ट नहीं कोई करता। हमारे देश में एफर्ट की जो फ्रीक्वेंसी है ना, उस फ्रीक्वेंसी को अगर मैं काउंट करूं 50 लाख चिट्ठी पे, तो वो 100 करोड़, 100 सीआर का प्रतिनिधित्व करती है 50 करोड़ चिट्ठी। हमारे यहाँ एक शहर पूरा परेशान होता है और एक चिट्ठी लिखने वाला नहीं तैयार होता है। आपसे इसी का समाधान देते हुए मैं आपसे विनती करता हूं आशीष जी, आप अपने दफ्तर के सारे कर्मचारियों के साथ जितने भी है उन सभी के चिट्ठियां लिखाकर एक वीडियो बनाए और लोगों को प्रेरित करे, प्रोत्साहित करे कि हम भी चिट्ठी लिख रहे हैं। हर एक यूट्यूब चैनल को, गोदी मीडिया तो वैसे नहीं लिखेगा, लेकिन हर एक यूट्यूब चैनल ये कार्यक्रम कर देगा कि हमने अपना कर्तव्य निभाया, अब आपकी बारी है। ऐसे वीडियो हर एक यूट्यूब चैनल से निकलेंगे तो लोगों को बहुत भरोसा मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। आपसे विनती है कि आप और आपने जितने भी कर्मचारी है इस कार्यक्रम को शुरू करें। नहीं, आप ड्राफ्ट भेजिए, मैं करवाता हूं इसको। ड्राफ्ट भेजिए, वही कर। हमारे यहाँ एफर्ट नहीं है ना, उसका नतीजा क्या आएगा नहीं आएगा, मैं कई बार कहता हूं, मैं खुद ही सवाल खड़ा करता हूं आपसे
कि उम्मीद नहीं है, लेकिन इसलिए कि उम्मीद नहीं है इसलिए हम एफर्ट करना बंद कर दें, तो ये सबसे बड़ी हार है। उम्मीद नहीं है तो जी फिर हम डिबेट भी ना करें, उम्मीद नहीं है तो हम चर्चा क्यों कर रहे हैं फिर? जी 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 उम्मीद, मैं ये कहता हूं, मैं बड़ा क्लियर कहूँ, अपने भीतर की कंट्राडिक्शन को भी मैं उजागर करने में नहीं हिचकता। ये बार-बार मेरे भीतर आता है, जिस तरीके का रवैया है हमारे देश के इंस्टीट्यूशंस का रवैया, उस पर आती है निराशा। लेकिन ये निराशा, ये चर्चा में लाने के लिए निराशा है, ये निराशा घर बैठ जाने के लिए नहीं है। ये निराशा की बात मैं इसलिए करता हूं कि इस निराशा को चुनौती बना ले इस देश की जनता। निराशा को चुनौती बनाओगे कि अच्छा, इतने इस देश के इंस्टीट्यूशंस इतने सोए हुए हैं, इतने लेथार्जिक हैं, इतने करप्ट हो चुके हैं, इनको दुरुस्त करके हम मानेंगे, हम रुकेंगे नहीं। इसलिए इस निराशा की हम बात करते हैं, इसलिए नहीं कहते हैं चलो कोई अब सुन ही नहीं रहा तो यार बैठ जाते हैं घर में। फिर तो बैठ नहीं जाए, सर, फिर तो रात मामला भर बैठ जाए, हम बैठ जाए। 55-60 रुपए का मामला है। प्रिंट लेने में आपको 7-8 रुपए खर्च हो जाएगा, लिफाफा का 2 रुपया, फिर जो भी डाक है, मेरे ख्याल से 60 रुपए में एक लिफाफा चले गया, तो कोई बड़ा खर्चा नहीं है। और आजकल का जमाना है, ऐसा है कि हर कोई अपना काम छोड़कर सड़कों पे आना मुश्किल है, लेकिन आधा घंटा आप पत्र लिखने में आपको लग जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो कम से कम इस देश के लिए, आपके भविष्य की पीढ़ियों के लिए 1 आध घंटा तो आपको निकालना ही पड़ेगा, वरना देश बर्बाद हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको इस मिशन की शुभकामनाएं भी। बस हम शुभकामना, मिशन की शुभकामना से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ये मिशन अंजाम तक पहुंचे, इसकी शुभकामना कि ये अंजाम तक पहुंचे, इसका नतीजा बिल्कुल आए। क्योंकि अब तो आंख के सामने लोकतांत्रिक संस्थाओं का पतन दिख रहा है, और वो खुलेआम, और उसको लोकतंत्र का ही कपड़ा पहना करके अलोकतांत्रिक काम को जो है वैलिडिटी दी जा रही है। जी जी आज 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 संसद की कार्रवाई में सुन रहा था, अश्विनी वैष्णव बता रहे कि वो सवाल था कि इस देश में, मैं इस कार्यक्रम से अलग, लेकिन ये देश के लिए महत्वपूर्ण सवाल था पप्पू यादव का, कि जिस तरीके से सट्टेबाजी, बेटिंग ऐप, अश्लीलता, ये सब चीजें परोसी जा रही हैं, फेक एआई वीडियो, जो एआई डीप फेक है, वो वीडियोज वो परोसे जा रहे हैं, उसको रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है? तो अश्विनी वैष्णव का पूरा ध्यान वहां से हट गया। कहे बहुत सारे लोग यूट्यूब पर ऐसे कंटेंट बना रहे हैं जो लोकतंत्र के विपरीत है। अरे पूछा जा रहा तुमसे, अश्लीलता डीप फेक, तो बता रहे हो मतलब क्या था? असली पीड़ा उसकी ये थी कि जो लोग मोदी जी के नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं, जो लोकतंत्र का गला घोंटने वालों का हाथ खींचने की कोशिश कर रहे हैं कि लोकतंत्र को आजाद करो, वो दिक्कत थी। और उसके आड़ में कानून लाएंगे, जल्दी ही कानून लाएंगे। अभी जिससे राव साहब शुरू कर रहे हैं, ये अभी लड़ाई का शुभारंभ है, ये आसान नहीं है। फांसीवादी ताकतों से लड़ना आसान नहीं होता है कभी भी। हालांकि फांसीवादी ताकतें कभी भी चिरंजीवी भी नहीं होती हैं, जल्द ही जी समाप्त होती, ये भी तय जी है। लेकिन हाँ, ये बात है कि समाप्त होते होते वो समाज और देश का बहुत बड़ा नुकसान कर देती है। तो जी हम उस नुकसान को कितना मिनिमाइज कर पाते हैं, इस पर बस ध्यान रखना है कि जी कितना कम नुकसान पर ही हम फांसीवादी ताकतों से मुक्ति पा जाएं। ये बस है महत्वपूर्ण। नहीं तो ये बड़ा नुकसान कर देते हैं, कई बार तो सर्वनाश कर देते हैं जाते जाते। तो इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद राव साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।